हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछेंगे जाएंगे और साथ ही में इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी जोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर इसको अलग करके ही पूछ देगा या फिर इनके साथ एक न्यूमेरिकल को भी सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किससे कार्य करता है, किससे चलता है, विद्युत से चलता है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है, विद्युत उपकरण है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण है या वह विद्युत युक्ति है जो एसी वोल्टता यानी जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टता उसके मान को क्या करता है, परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब कि घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं, लिखेंगे ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण है। ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको समझ लें कि ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर किससे कार्य करेगा, किससे चलेगा, विद्युत से चलेगा, तो इसका मतलब कि वह विद्युत उपकरण है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब एसी। ठीक है, एसी करंट। ठीक है, तो उसके मान को यह क्या करेगा, परिवर्तित कर सकता है, यानी कि घटाएगा और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसके बारे में अब आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं ये दो टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला लिखेंगे यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम कहेंगे स्टेप अप, इंग्लिश में कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देख रहे हो कि हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। जो इसके जो ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं
इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। बस इसको इतना ध्यान रखिए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टता के मान को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो है ये एसी वोल्टता के मान को क्या करेगा, घटा देगा यानी कम कर देगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके और इन दोनों ट्रांसफार्मरों में क्या करेंगे, अंतर भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो होने वाले जो ऊर्जा लॉसेस होते हैं, जो आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, इस तरह के हिस्टैरिसीस लॉस है, जो एडी करंट लॉस है, इसमें जो ऊर्जा लॉस होती है उसको भी हम वहाँ पर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारा जो फोकस है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ये बारे में हो गया, क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लिए। बाकी इसके डिस्कस जो पूर्ण है, यानी जो पूरा वीडियो जो आप लोगों को मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लें। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है ये हम समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित विद्युत उपकरण होता है जो कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कार्य करता है और दिष्ट धारा यानी दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता है। क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, जब हम लोग पढ़े थे अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने उदाहरण बताया था कि अन्योन्य प्रेरण का जो उदाहरण है वो क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है वह किस पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित विद्युत उपकरण है या होता है, लिख देंगे। ठीक है, ये चीज यानी कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित विद्युत उपकरण होता है। तो इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही बात आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और मैंने बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर है केवल एसी वोल्टता के लिए कार्य करता है और दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यह बात भी लिख देंगे कि लिखेंगे ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि एसी, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कार्य करता है तथा दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर से समझिए कि ट्रांसफार्मर यानी कि इसके ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित विद्युत उपकरण होता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी एसी वोल्टता के लिए कार्य करता है तथा दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी रचना। ठीक है, तो यदि आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे इसकी रचना। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रचना। ठीक है, तो पहले इसकी रचना यानी इसका चित्र बनाते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी रचना देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रचना। ठीक है, तो रचना समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
चित्र आप बिल्कुल स्पष्ट साफ बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर ये हो जाएगा तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाएंगे। और हमने बताया था कि जो अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, 2 कुंडलियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में भी क्या करेंगे, 2 कुंडली बनाएंगे। तो देखिए ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लोड प्रतिरोध होगा, यहाँ पर लोड लगा होगा, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, RL दर्शा देंगे, लोड प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पर देख रहे हो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो जहाँ पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई करते हैं, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। यहाँ पर निवेशी वोल्टता होती है, और इधर क्या होता है, जो लोड प्रतिरोध, यानी कि जो ये इधर जो आउटपुट में मिलेगा द्वितीय कुंडली में, ये क्या होगा, हमारा निर्गत वोल्टता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय कुंडली, द्वितीयक, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक कुंडली होती है, ये द्वितीय कुंडली होती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके बारे में समझ लें, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली को हम P से लिख दें, क्योंकि प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, यानी प्राथमिक कुंडली को प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और द्वितीयक जो कुंडली इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, तो इसलिए इसको हम S से दर्शा दें, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए चित्र में यहाँ पर देख रहे हो कि ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर में ये क्या किया गया है कि नर्म लोहे की पतलित क्रोड लगाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर में इसकी जो यानी कि जो ट्रांसफार्मर की जो बनावट है, ये क्या है, नर्म लोहे के आयताकार पतलित क्रोड को एक के ऊपर एक रख करके इसको क्या किया गया होता है, बनाया गया होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रचना इसके बारे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी इसको और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने रचना लिख दिया है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि रचना इसकी काफ़ी बड़ी होती है, तो अगर मैं बोल बोल करके लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसके बारे में लिख दिया है। बाकी जो है उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर के निर्माण में कच्चे लोहे की, ठीक है, ट्रांसफार्मर के निर्माण में कच्चे लोहे की आयताकार पत्तियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो इतना वाला जो पार्ट है इधर अलग है, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दर्शाया गया है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए कि फिर से समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर के निर्माण में कच्चे लोहे की आयताकार पत्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो कि इसके निर्माण के लिए हम क्या किए, यानी कि कच्चे लोहे का, यानी कैसी आकृति, आयताकार आकृति, और इसमें हम इसके निर्माण के लिए हम कच्चे लोहे का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आगे कहा गया कि इन पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है, यानी कि वही जो आयताकार पत्तियां हैं जो कच्चे लोहे की, उनको एक के ऊपर एक रख करके हम क्या करते हैं, एक पटलित क्रोड बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो साइड साइड में क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक रख करके पत्तियों को बनाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि इन पत्तियों के मध्य में, यानी कि जो पत्तियां हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ये पत्ती है और एक पत्ती, तो इसको हमने रख दिया, तो इसके मध्य में यानी इस वाले भाग में, ठीक है,
तो इसके मध्य में वर्निश का पदार्थ, ठीक है, वर्निश पदार्थ का लेप लगा करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों पत्तियों के बीच में किसका लेप लगाते हैं, वर्निश पदार्थ का लेप लगाया जाता है, ताकि इसलिए यह किया जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि यह व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि भंवर धारा उत्पन्न न हो सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, यहाँ पर ये कहा गया है ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले चित्र में देखिए, ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए एक आयताकार कच्चे लोहे की पत्तियां लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया कि आयताकार पत्तियों का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद कहा गया कि इसको बनाने के लिए एक के ऊपर एक रख करके हम क्या करते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं। यानी इन पत्तियों को हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख करके हम क्या करते हैं, एक पटलित क्रोड लगाते हैं, यानी क्रोड बनाते हैं। और इन दोनों पत्तियों के बीच में, यानी कि दो पत्तियों के बीच में हम वर्निश पदार्थ का लेप लगा देते हैं। यह व्यवस्था इसलिए करते हैं कि ताकि उन, यानी कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न न हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पर अब बाकी और जो चीज़ें हैं, तो ये हमने इतना समझ लिया। अब यहाँ पर इसके लिए समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं, पहला है प्राथमिक कुंडली, दूसरा द्वितीयक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली क्या है कि प्राथमिक कुंडली में जहाँ पर हम वोल्टता यानी एसी वोल्टता को निवेशित करते हैं, जिस कुंडली में एसी वोल्टता को निवेशित करते हैं वह कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है, और जहाँ से हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है वह हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक कुंडली कहलाती है। तो ये रहा ट्रांसफार्मर की संरचना। ठीक है, अब हम इसके बारे में कार्यविधि समझेंगे। ठीक है, और उसके सूत्र का निगमन भी करेंगे। तो इसको नोट करना हो तो इतना नोट कर लें। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि में लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुसार निकालेंगे, फैराडे के नियम के अनुसार निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल ई से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। ठीक है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे E1, क्योंकि प्राथमिक कुंडली के लिए निकालना है, तो यहाँ पर E1 की जगह पे EP लिख लीजिए, सबसे अच्छा। ठीक है, किसके लिए निकालना है, प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। EP बराबर माइनस, ठीक है, माइनस NP, NP का मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, NP यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे द्वितीय कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसके लिए हम लिखेंगे ES, यानी कि द्वितीय कुंडली के लिए। तो ES माइनस NP की जगह पे अब NS लिखेंगे, क्योंकि द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा NS माइनस NS कोष्ठक में डेल्टा T, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग कर दें। लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। ठीक है, इनका भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा EP अपॉन ES बराबर माइनस NP इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा फाई होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ठीक है, पूरी का बटा माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये देख रहे हो माइनस माइनस से कट जाएगा और ये पूरा इससे कट जाएगा। ठीक है,
तो बचा क्या, यहाँ पर लिख लीजिए कि ई पी अपान ई एस बराबर एन पी अपान एन एस, ये हो जाएगा। अब ये देख रहे हो कि जो ई पी अपान ई एस है ये एक तरह का क्या है, तो वोल्टेज है यानी विभव है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ई पी बराबर इसको लिख दें वी पी, ठीक है, क्योंकि ये ई जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और ये इसका भी मात्रक वोल्ट होगा विभव का। तो इसको हम ये लिख सकते हैं और लिख सकते हैं ई एस बराबर वी एस, ठीक है। तो जहां पर ई पी है वहां पर वी पी रख दें, जहां पर ई एस है वहां पर वी एस लिख दें। तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं कि वी पी अपान वी एस बराबर एन पी अपान एन एस, ठीक है। एक ये इतना ध्यान रखिए, मान निकल करके आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, आदर्श पर हम आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक में निर्गत शक्ति बराबर प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक में निवेशित भी लिख सकते हैं, निवेशित शक्ति, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्वितीयक कुंडली में जो निर्गत शक्ति का मान होगा वही प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति का मान होगा, या ये कह सकते हैं कि जितना निवेशित शक्ति का मान होगा उतना ही द्वितीयक कुंडली में निर्गत शक्ति का मान होगा। तो यहाँ पर शक्ति के लिए एक सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, ये होता है। तो यहाँ पर हम किसके लिए लिखेंगे, द्वितीयक में निर्गत शक्ति, द्वितीयक कुंडली में निर्गत शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी एस गुणे आई एस बराबर क्या लिख सकते हैं, वी पी गुणे आई पी, ठीक है। तो यहाँ पर आई एस लगाइए, ठीक है। तो इसका हम क्या करें, इधर भाग कराएं और इसका इधर भाग करा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी एस अपान वी पी बराबर, यहाँ पे ये हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये होगा क्योंकि हम वी एस का इधर भाग करा रहे हैं, आई पी का इधर करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा वी पी अपान वी एस बराबर, ये देख रहे हो कि इसका इधर हम इधर भाग करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई एस अपान आई पी। तो एक ये मान निकल गया। तो इसको हम माने समीकरण 2 बना है, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 मान लें, ठीक है। तो इतना देख रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर से इतना वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इन सब की जरूरत पड़ेगी तो इतना मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, बस, ठीक है, इतना हटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 से, ठीक है। समीकरण 3, 4 तथा 5 से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि ई पी अपान ई एस बराबर किसके है, देख रहे हो, एन एस अपान एन पी, क्या नाम है, एन पी अपान एन एस, एन पी अपान एन एस। और यहाँ पर देख रहे हो कि एन पी अपान एन एस बराबर किसके बराबर है, वी पी अपान वी एस के। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं वी पी अपान वी एस, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये देख रहे हो वी पी अपान वी एस, यहाँ समीकरण 5 में देखिए वी पी अपान वी एस बराबर किसके है, आई एस अपान आई पी के। तो यहाँ पर लिख देंगे आई एस अपान आई पी और एक स्मॉल आर यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर के सूत्र का निगमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझिए
कि यहाँ पर जो है स्मॉल आर, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात होता है। स्मॉल आर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ स्मॉल आर बराबर ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर की कार्यविधि ये क्या हुई, कंप्लीट हुई। और आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन हमेशा आएगा, और इन सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हमेशा आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको काफ़ी बढ़िया और बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है, हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक और सूत्र देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी इसकी इफिशियंसी, इसको दक्षता को ईटा से दर्शाएंगे। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए सूत्र क्या होता है, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति अगुणे 100। क्योंकि जो अगर हमें ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी कैपेसिटी यानी इफिशियंसी निकालनी होगी, तो वो इफिशियंसी हमारा प्रतिशत में आती है। तो इसलिए इसका भी हमें क्या होता है, सवाल जब इसका हल करेंगे तो इस सूत्र की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।